नमस्कार, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत है। अगस्त महीने की आज चौथी तारीख यानी 4 अगस्त। और 4 अगस्त इसलिए कि आज के दिन भी बहुत ऐतिहासिक घटनाएं हुई, लेकिन हम अगर बात करें अगस्त पूरे महीने की तो आपको याद ही होगा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वो महीना कौन सा है? अगस्त का ही है। आज ही के इसी महीने के 15 तारीख को हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और एक अमृत महोत्सव का मुकम्मल समारोह आयोजित होगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, आज हम आपसे उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो अगस्त के महीने को ख़ास बनाती हैं। लेकिन ये मैं केवल इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ कि अगस्त महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं इसलिए भी इन सब मुद्दों पर बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हमारे युवा साथी यूथ पाठशाला में जुड़ते हैं उनके लिए ज्ञान का एक भंडार अगर कोई बना है। और मुझे बहुत सारे दोस्तों के साथ जो बातचीत हुई है, मेरे पास जो मैसेजेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, फ़ोन पर सूचनाएं आ रही हैं, जानकारियां आ रही हैं, तो मैं आप सब मित्रों को, सारे दोस्तों को ये शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि अगस्त के महीने को लेकर बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि अगस्त के महीने में क्या ऐसी खास बातें हुई थी, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, देश की आज़ादी की और स्वतंत्रता के बाद की भी प्रमुख घटनाएँ क्या थी। तो उन सारे मुद्दों को हमने शोध करके तैयार किया, उनको एकत्रित किया, निकाला। आपके सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाली हैं ये आज की एपिसोड। आप अपने साथियों के साथ शेयर किए, नोट करें। आपको बहुत सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी मिलेंगे, इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको देश की विभिन्न घटनाओं और राष्ट्र की विभिन्न घटनाओं के बारे में भी पता चलेगा। तो आज ये एक एक करके उन सब बातों पर चर्चा करते हैं। अगस्त के महीने में वैसे तो अगस्त का पूरा महीना ही यूँ मान लीजिए कि इतिहास में अमर अक्षरों में लिखा हुआ अगस्त का महीना है, क्योंकि देश की आज़ादी का सबसे बड़ा जो सपना था वो 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ था। लेकिन हम उन मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं उन मुद्दों पर जो देश की आज़ादी के बाद अगस्त के महीने को खास बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब भारत का संविधान बना था और देश की आज़ादी की महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो संविधान के साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर एक खास तरह का एक प्रावधान किया गया था। लेकिन अगस्त के महीने में ही इसकी शुरुआत हुई और हमारे यहाँ जो आर्टिकल 370 था उसका दर्जा इसी महीने में समाप्त हुआ। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश को सही अर्थों में कश्मीर को लेकर के जो विवाद था और कश्मीर को लेकर जो तनाव था और परेशानी थी, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम अगस्त में ही उठाया था। तो धारा 370 को हटाने का काम अगस्त के महीने में हुआ था और इसलिए अगस्त क्रांति दो तरह से हो गई। एक आज़ादी के समय भी अगस्त क्रांति हुई थी और उसके बाद आज़ादी के बाद भी इसको भी एक बड़ी क्रांति के रूप में लोग याद करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। और इस दिन हमने अगर आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो उसमें पटना सचिवालय पर आज़ादी के आंदोलन के दरमियान बात करेंगे तो स्कूल के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी एक बड़ा आंदोलन वहाँ हुआ था। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई थी वो ये थी कि इसी समय आप देख रहे हैं, जो आपके सामने भी चल रहा है, कि अगस्त के महीने में ही राम मंदिर अयोध्या में 2020 की बड़ी घटना है ये, कि जब शिलान्यास हुआ राम मंदिर का और 492 साल से चला आ रहा विवाद जो है वो समाप्त हुआ था यहाँ आकर। तो ये एक तरह से 5 अगस्त 2020 की घटना थी ये। तो आज़ादी के बाद जो बड़ी घटनाएं हैं उन बड़ी घटनाओं को हमने इस रूप में यहाँ देखा है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक उपलब्धि की बात करें और वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो भी एक बड़ी घटना हमारे यहाँ संपन्न हुई थी। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका जन्म हुआ था और वो जन्म उसका 6 अगस्त 1986 को हुआ था IVF तकनीक से। और हर्षा चावड़ा जो एक बच्ची ने उस समय जन्म लिया था, आज वो खुद 35 साल की हैं और वो एक बेटे की माँ भी हैं। तो ये इस तरह से एक मतलब देश की आज़ादी के बाद तत्काल कई सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता के बाद देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का हौसला बुलंद था। तो ठीक इसी तरह सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा काम हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक रिपोर्ट स्वीकार की थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 को। और उस 7 अगस्त 1990 की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में 50 से ज़्यादा
हालांकि उस समय जो देश भर में इसका विरोध हुआ था और ओबीसी का जो मंडल आयोग की जो कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें देश भर में पहली बार लोगों ने उस समय जनता कर्फ्यू का नाम भी सुना था। तो उस समय भारी सामाजिक विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरती चली गई, व्यवस्थाएं सुधरी, हालात नियंत्रण में। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि इसी कानून के कारण ओबीसी के लोगों को भी 27% आरक्षण मिला और देश में इसका बड़ा स्वागत हुआ और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय की स्थापना करने में भी इस एक्ट की भूमिका रही है, आरक्षण की इस व्यवस्था की भूमिका रही है। भारत की एकता और एकाग्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक अगस्त का महीना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। दादरा नागर हवेली का जो भारत में विलय हुआ था, ये भी हमारे लिए 11 अगस्त 1961 को हुआ। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और गोवा की तरह यह इलाका भी कई सालों तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था। तो जैसे आपको पता ही है कि गोवा को भी उस पर प्रभाव रहा था, तो इसी तरह से दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बसी हुई एक स्थान है जहाँ पर आदिवासी बहुल के लोग रहते हैं और 62% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आदिवासी हैं। भारत सरकार ने व्यवस्थित ढंग से तैयारी करके और दादरा नागर हवेली को भी अपने देश में शामिल किया, उसको अपने यहाँ मिलाया उसमें। इसी 24 अगस्त को एक और बात जो हुई थी, महत्वपूर्ण बात हुई थी कि 1969 24 अगस्त 1969 को भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे और इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। उसके बाद उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद हुए चुनाव में वे जीते और बाद में वे चौथे राष्ट्रपति बने। तो और 1975 में उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। तो इस तरह से ये जो अगस्त का महीना है ये हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और देश को एक प्रबुद्ध राजनेता के रूप में, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में एक राष्ट्रपति मिले थे। और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आज़ादी का जो आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण था। और अगस्त को, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज़ादी के इस पूरे आंदोलन को अगस्त महीने का आंदोलन के रूप में देखें तो आप कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महात्मा गांधी का आपको याद ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने हुंकार भरी थी और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है और डू एंड डाई, करो या मरो का नारा था उनका ये। और देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था हमारे लिए, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और बम्बई में आयोजित बैठक में ये तय किया गया कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित करके कि अंग्रेज़ों को अब समय आ गया है जब भारत छोड़ देना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने और तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर थामने वाले जितने लोग थे, महात्मा गांधी उसके अग्रणी थे, उन्होंने कहा था कि ये समय आ गया है जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना चाहिए और इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से पुकारा गया। और गांधी ने तब कहा था कि एक छोटा सा मंत्र ही मैं आपको दे रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है, शब्द जो है ना वो बहुत कम होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उन्होंने कहा कि करो या मरो, या तो हम डू एंड डाई, या तो हम देश की आज़ादी प्राप्त करेंगे या फिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन देश को आज़ाद करा के रहेंगे। और इसका जनता पर बड़ा भारी अनुकूल प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह से ये जो 9 अगस्त है हमारे यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का आगाज़ हुआ और इस प्रयास में स्वतंत्रता की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसका परिणाम, हालांकि उसके बाद भी हमें 5 साल लगे, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी प्राप्त हुई। तो इस तरह अगस्त के महीने में 9 अगस्त को इसकी नींव रख दी गई थी। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद का जो आंदोलन था उसमें अंग्रेज़ों को अगर सबसे ज़्यादा किसी मुद्दे पर परेशानी झेलनी पड़ी थी और अंग्रेज़ अगर सबसे ज़्यादा कभी किसी वजह से परेशान हुए थे तो वो था गांधी जी द्वारा शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन। आपको जिनको इतिहास में रुचि है, राजनीति विज्ञान में रुचि है और जिन्होंने देश के आज़ादी के आंदोलन को गौर से पढ़ा है, ध्यान होगा उन्हें कि महात्मा गांधी के इस आह्वान पर पूरा देश एक तरह से थम गया था।
पूरे देश में हड़तालें हो गई थी, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया गया, विद्यार्थी पूरे देश भर के स्कूल कॉलेजों में हड़ताल होकर विद्यार्थी सड़कों पर आ गए थे, बाहर आ गए थे। और इस तरह से देश में 1857 में जहाँ आज़ादी का बिगुल बजा था, उसके बाद अगर कांग्रेस के आह्वान पर, गांधी के आह्वान पर अगर अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था तो यही असहयोग आंदोलन था, जो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के आह्वान पर आरंभ हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो देश के बड़े कर्णधार होते हैं और नेता होते हैं, उनकी सोच बहुत व्यापक और बड़ी विस्तार लिए हुए होती है और बड़ी उम्दा होती है। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, देश में बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे उनके साथ, और ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज़ अब शायद ज़्यादा दिन तक भारत में राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से फरवरी 1922 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपने पूरे आंदोलन को स्थगित किया और आंदोलन को वापस ले लिया। जी हाँ, ये घटना थी फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड का मतलब चोरा नामक एक स्थान है जहाँ पर सिपाही थाने में मौजूद थे, और आंदोलनकारियों ने उस पूरे थाने को घेर कर उसको आग लगा दी, और उसके कारण उस थाने में मौजूद जितने सिपाही थे वो सब मारे गए थे। उसमें कुछ अंग्रेज़ भी थे, कुछ भारतीय भी थे। इसका महात्मा गांधी पर बड़ा प्रभाव पड़ा उनके मन पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने आंदोलन में हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। और हिंसा को, ये इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें लगभग सफलता सामने नज़र आ रही थी और जनता के मन में अपार उत्साह था। लेकिन इस घटना ने गांधी को आहत किया और गांधी जी ने बिना किसी शर्त के फरवरी 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो अगस्त में एक और बड़ी घटना हुई थी, 11 अगस्त 1945 को। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, क्या छोटी सी उम्र होती है, लेकिन देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तेज़ गति से। तो पटना के स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, उन्होंने जहाँ पर अंग्रेज़ों का सचिवालय बना हुआ था, शासन जहाँ से वो कर रहे थे, वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए और अवसर देखकर उन्होंने पटना सचिवालय पर तिरंगा फहरा दिया 11 अगस्त 1945 को। बहुत छोटी उम्र के कम बच्चे थे, फायरिंग हुई और 7 बच्चे वहाँ शहीद हो गए। इसके बाद पटना, उनकी याद में पटना विधानमंडल में बाद में आगे चल करके उन शहीदों की मूर्तियां लगी, और इस शिलान्यास में उस पहले जो राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और उनकी याद में ये वहाँ तस्वीरें, बाद में चित्र लगे, बाद में मूर्तियाँ लगाई गई। तो इस तरह से 11 अगस्त 1945 भी देश की आज़ादी का एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था, और पटना में विद्यार्थियों ने भी अपने तरह का एक मुकाम करके दिखाया था, एक काम करके दिखाया था आज़ादी के आंदोलन में योगदान देने का। इसके बाद एक और घटना जो हम सबको याद है, हम जानते ही हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बड़े नेता थे और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बड़े सम्मान के साथ लोग उनको याद करते हैं। दुर्भाग्य की बात ये थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास में एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। अभी ये एक रहस्यमयी मृत्यु है, बहुत बार इस पर कई तरह के कयास लगाए गए हैं, कई तरह के आयोग गठित होते रहे हैं, कई लोगों ने इस पर कई तरह के प्रश्न भी उठाए हैं, लेकिन इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं। केवल यही ऑथेंटिक जवाब यही है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के निकट एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। ताइवान से मैं आपको याद दिला दूँ, ये वही ताइवान है जो इस समय मौजूदा समय में सुर्खियों में चल रहा है, और जहाँ पर अमेरिका की सीनेट की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, वो वहाँ पे आई हुई हैं, और चीन इस समय ताइवान को लेकर के बौखलाया हुआ, और अमेरिका के द्वारा एक तरह से वो हस्तक्षेप मान रहा है। तो ताइवान वही स्थान है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता के 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई थी। आपको याद ही होगा, नेताजी का जन्म 23 जनवरी
1897 को कटक में हुआ था और 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन क्लियर कर ली थी। यानी आज जिसको आप आईएएस की सर्विस कहते हैं, उस समय के हिसाब से ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था। यानी वो आईएएस बन चुके थे, पास हो गए थे, परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनका मन नौकरी में नहीं लगा और 1 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के मैदान में उतर गए, कूद गए। और ये एक क्रांतिकारी नेता का मिजाज होता है। असल में वो युवावस्था में ही इस बात पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करनी और मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिस सरकार के द्वारा मेरे देशवासियों का शोषण किया जाता है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1938 और 1939 में वो 2 बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में गांधी जी से उनका मतभेद हो गया और कुछ कांग्रेस में आपस में फ्रैक्शन हो गए, तो 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए थे। ये क्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन आपको याद ही होगा 15 अगस्त 1947 को हम अपना जन्म स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य था कि भारत के साथ साथ भारत का विभाजन, आज़ादी तो मिली भारत को, लेकिन एक खंडित और एक पंगु आज़ादी मिली हमें। एक हिस्सा हमारा तोड़ दिया गया, भौगोलिक दृष्टि से देश का हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया और उसे पाकिस्तान के नाम से एक रेखा खींच दी गई और पाकिस्तान के नाम से एक हिस्सा अलग बनाया गया। जिन्ना ने, जो कि इस बात पर अड़ गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, कि मुझे भारत में किसी भी कीमत पर नहीं रहना है और मुझे मुसलमानों के लिए एक अलग से देश चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार ने और उस समय के जो आज़ादी के लीडर्स थे उन्होंने इसको स्वीकार किया और इस तरह 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन पर लकीर खींच दी गई और उस दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस हमसे एक दिन पहले मानता है, तो वो 14 अगस्त 1947 को चूँकि इसकी घोषणा हो गई थी तो उन्होंने उसी दिन अपने आप को आज़ाद मान लिया और अगले दिन मध्य रात्रि को 15 अगस्त 1947 को विधिवत हुआ था, तो हम दूसरे दिन प्रातःकाल हमने इसको सेलिब्रेट किया और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र रूप से अपनी इंडिपेंडेंस डे के रूप में अपने आप को उसने स्थापित किया। और इस तरह इस विभाजन की जो पूरी योजना थी और रूपरेखा थी वो माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार हुई थी। तो माउंटबेटन जो थे उन्होंने इस पूरी योजना को अंजाम दिया था और इसलिए इस देश के भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना और देश के आज़ादी की योजना को या 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इन दोनों तिथियों को माउंटबेटन योजना के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। अगर आप बात करें हमारे देश में आज़ादी के बाद क्या क्या और घटित हुआ था, तो आप देखेंगे कि हमने ऐतिहासिक घटनाओं का महीना क्यों कहता हूँ मैं इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ों पर इसमें जानकारी मिल जाएगी। 21 अगस्त 2005 को भारत बांग्लादेश सुरक्षा बलों के बीच में एक समझौता हुआ, क्यों बांग्लादेश के तो जन्म के भागीदार हम हैं, बांग्लादेश को हमने स्वतंत्रता दिलवाने का, अपनी कुर्बानी करने का काम किया था, इसलिए बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह का विवाद होना बहुत दुखद होता है। हालांकि सीमा पर किसी न किसी तरह की छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और कई बार वहां से जो शरणार्थी हैं वो भाग करके आसाम के इलाकों से और दूसरे इलाकों से भारत में प्रवेश करते हैं, तो ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इनके कारण एक समझौता सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ समझौता हुआ, ऐतिहासिक समझौता ये भी। और 21 अगस्त 2005 को संघर्ष विराम हुआ और बांग्लादेश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से ये तय किया कि हम किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। इसी तरह से फिर 4 अगस्त 2008 को भारत में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे, आपको याद ही होगा, हमारे यहाँ नवरत्न के नाम से हमारी कुछ एजेंसियां हैं, जिसमें जैसे BSNL को नवरत्न का दर्जा है, इसी तरह से ONGC को नवरत्न का दर्जा है। नवरत्न का मतलब होता है एक नो रत्न, यानी भारत की शान में, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के अर्थचक्र को आगे बढ़ाने में, उठाने में जिन संस्थाओं ने योगदान दिया है, उन संस्थाओं में भारतीय जहाज रानी निगम को भी 4 अगस्त 2008 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आप नवरत्न कंपनियों को खोजिए और तलाश करिए। ये मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं ये जो चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उन
पॉइंट्स को भी नोट करते चलें जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ तलाश करनी हैं। हमने एक का हिंट आपको दिया है, बाकी का आप तलाश करें और बताइए कि आपकी नॉलेज कितनी इम्प्रूव हुई है। इसी तरह 25 अगस्त 2018 को अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई। तेजिंदर पाल जो थे उन्होंने जकार्ता में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो एशियन गेम्स आयोजित हुए थे यहाँ पर हम प्रारंभिक तौर पर कई बार मेडल जीत चुके थे, लेकिन शॉट पुट का जो एथलेटिक्स का जो था वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इस को तेजिंदर ने जीता था। इसी तरह 23 अगस्त 1995 को पहला सेलुलर फ़ोन कलकत्ता में व्यावसायिक तौर पर शुरू किया गया था। आप आज जो मोबाइल की बात कर रहे हैं और जितना इस पर देश में जितनी तेज़ गति से काम हुआ है, अगर आप देखें तो इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई वो पहला 23 अगस्त 1995 को इसका सेलुलर फ़ोन का या मोबाइल फ़ोन का स्टार्टिंग हुआ। 13 अगस्त अगर इससे तो वापस नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि 13 अगस्त 1951 को भारत में बने पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने एक उड़ान भरी थी। 2 सीटों वाला भारत में बना हुआ पहला विमान था और भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 1953 में इसका विधिवत उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, मैं यहाँ ये आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारत आज की तारीख में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में और इसके साथ साथ इस तरह के जो विमान और अन्य जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हमारे जो स्पेस में जाने वाली हमारे वैज्ञानिक उपकरण हैं उनको तैयार करने में आज भारत का बड़ा नाम हो गया है और नासा ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने ट्रेनिंग देने वाला एक छोटा विमान बना करके और पहला अपना ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया था। फिर इसका प्रोफेशनल प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ। 23 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके 7 दिन बाद 15 अगस्त के बाद 7 दिन बाद उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 30 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण, आप याद रखिएगा और नोट करिएगा और इस पूरे एपिसोड को आप सेव करके रखिए। आपके काम की जो चीज़ें आपको लगती हैं आप उनको नोट करके अपनी डायरी में लिखते चले जाएं। 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर उड़ीसा एक राज्य बना और भुवनेश्वर को उसकी उड़ीसा की राजधानी बनाया गया। इसी तरह से 18 अगस्त 1951 को भारत का पहला IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के पास खड़गपुर में इसका शुभारंभ हुआ और तब के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया था। अगर आपसे कोई सवाल करे कि देश को पहला IIT कब मिला और कहाँ मिला और कैसे शुरुआत हुई तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। GK का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं दोहरा देता हूँ इस बात को कि कलकत्ता के पास खड़गपुर में इसका उद्घाटन हुआ था 18 अगस्त 1951 को और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको प्रारंभ किया था। इसी तरह से अगर आप आगे बात करें तो काकोरी कांड और क्रांतिकारियों के बलिदान को भी हमको याद करना पड़ेगा। ये 1920 से 1940 की घटनाएं हैं और इन 1920 से 1940 की घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो चोरा चोरी यूपी में जो गोरखपुर का एक ज़िला है वहाँ एक चोरा चोरी नामक स्थान है और वहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी और उससे करीब 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो इसके कारण हमको बहुत महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिसमें हिंसा को पुकारा जाता है या हिंसा का सहारा लिया जाता है। इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे हालांकि उनको बड़ी निराशा हुई थी और आगे चलकर काकेरी कांड भी घटित हुआ। 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया था और काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन को लूटा गया था और इसमें 4,601 रुपये की लूट थी वो और उन क्रांतिकारियों ने उस पैसे का उपयोग आज़ादी के आंदोलन के लिए किया लेकिन गांधी जी को ये भी पसंद नहीं आया था। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई क्योंकि जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो अंग्रेज़ सरकार का हौसला बढ़ गया और अंग्रेज़ सरकार ने तेज़ी से
धरपकड़ की, छापेमारी शुरू कर दी और जो आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे उनको कुचलना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां हुई और इन गिरफ्तारियों का एक लंबा आंदोलन चला। काकेरी कांड का मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ में आयोजित किया गया और अदालत में रिंग थिएटर में ये चलता रहा, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लोहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई और शशि चंद्र सान्याल को काले पानी की सज़ा हुई और मनमथ नाथ गुप्ता को भी 14 साल की जेल की सज़ा दी हुई। तो इस तरह हमारे आज़ादी के जो बड़े दीवाने लोग थे उन दीवानों को हमको खोना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये मौका मिल गया। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, महात्मा गांधी ने इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लिया था। असहयोग आंदोलन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 11 अगस्त 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सिर्फ जो 18 साल की उम्र के थे और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक बड़ा संघर्ष किया था, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो खुशीराम बोस को जो फांसी की सज़ा दी गई ये बड़ा दुखद था, क्योंकि एक 18 साल का लड़का, जो आप देख ही रहे हैं किस तरह की नौजवान पर्सनालिटी थी और जिसको ये स्वीकार नहीं था कि देश में कोई देश को गुलाम बनाए और देश के लोगों का शोषण करे। तो खुशीराम बोस शहीद हो गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत दिनों तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे, क्योंकि एक युवा विद्यार्थी को जो धोती पहनते थे और जिसकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को भी करजन वॉयली की हत्या के मामले में पेंटोवली कैद खाने में फांसी की सज़ा दे दी गई। ये जो घटनाएं हैं, ये अगस्त महीने की वो घटनाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मील का पत्थर बनने का काम किया था। एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही थी और उन घटनाओं के कारण देश में जो युवा लोग थे और बड़ी संख्या में जो काम करने वाले लोग थे, उनके मन में इस बात पर आक्रोश था। तो अगस्त का महीना हमारे लिए आज़ादी के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आप अगर अगस्त के महीने में पड़ने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिनों की बात करेंगे तो ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दिन कोई न कोई घटना घटित हुई है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनमें बहुत सारे सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इनमें त्योहारों, संस्कृतियों की बात भी है और भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगस्त 2022 में अगर आप बात करें और हम डे वाइज अगर बात करें कि पहली तारीख से लेकर और अगस्त के 31 तारीख तक क्या कुछ होने वाला है और या क्या हो गया है इन 3-4 दिनों में, पिछले दिनों में, तो आपको जीके का एक मैं कहता हूँ गुच्छा पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान का एक जगह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगस्त का महीना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी जो शुरू के 2-3 दिन निकले उनकी बात करें तो 1 अगस्त जो था उसमें वर्ल्ड वाइड डे था। 1 अगस्त को ही यॉर्कशायर एक जानवर होता है, यॉर्कशायर, उसका भी दिन था। और 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह कहलाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह का अर्थ हुआ कि बेबी के लिए, बच्चे, नवजात शिशु के लिए कहा जाता है कि 6 महीने तक माँ का दूध अमृत होता है। अब तो डॉक्टर बहुत इस बात पर जोर देने लगे हैं, शिशु विशेषज्ञ कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को पानी भी मत पिलाइए, केवल माँ का दूध पिलाइए, क्योंकि अगर वो बॉडीली स्ट्रॉन्ग अगर आप देखना चाहते हैं बच्चे को तो ये और उसको, अगर आपने विज्ञापनों में सुना होगा, पढ़ा होगा, पहला दूध जो है माँ का प्रथम दूध, वह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। तो पूरे इस अवेयरनेस के लिए इस 1 से 7 अगस्त तक जगह जगह संगोष्ठियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है, विभिन्न स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस पर गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। तो आप भी याद रखिए कि 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस बात की बात रखी गई है। 6 अगस्त को अगर आप बात करेंगे तो 6 अगस्त हिरोशिमा डे है, क्योंकि उस दिन 6 अगस्त को आपको पता ही होगा
हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा बम्बार्डमेंट किया गया था, परमाणु बम डाल दिया गया था। 7 अगस्त फ्रेंडशिप डे है, और हमको आपको जानते ही हैं कि आजकल तो दोस्त बनाने के लिए बैंड बांधे जाते हैं और गिफ्ट दी जाती हैं दोस्तों को, और उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप भी अपने दोस्तों को सेलिब्रेट कीजिए, बुलाइए 7 अगस्त को, मिलिए उनसे, बात कीजिए और कोई अच्छी चर्चा कीजिए, कोई साहित्यिक चर्चा हो, कोई ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो, राष्ट्र के उत्थान और कल्याण की चर्चा हो, ये सब बातें उसमें करें, और परिवार के साथ बैठकर सेलिब्रेट भी करें आप। फ्रेंड केवल वो नहीं होता जो बहुत दूर दराज रहते हैं, परिवार में भी मित्र होते हैं। परिवार में बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता, भाई बहन, इन सब से भी मित्रता का व्यवहार होता है। तो ये भी, तो 7 अगस्त को पूरे वर्ल्ड वाइड इसको फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे जो हथकरघा के जो कारीगर हैं, उन कारीगरों के द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय किया जाए, और उनके काम के हुनर को आप सम्मान दें और सामान को खरीदें, और उनके प्रति एक आदर का भाव, इसलिए इसको रखा गया 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारत सरकार ने इसको घोषित किया। 9 अगस्त आपको जानते ही हैं, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति का वार्षिक दिन मान सकते हैं आप, इससे महत्वपूर्ण दिन है ये, इसको याद किया जाता है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही नागासाकी डे भी मनाया जाता है। यानी जापान के 2 शहर थे, एक नागासाकी था और दूसरा एक और जो शहर हमने चर्चा की थी हिरोशिमा और नागासाकी, 2 जो शहर हैं, उन पर एक को 6 को और एक को 9 तारीख को परमाणु बम गिराने से भारी संख्या में नागरिक हताहत हुए थे, मारे गए थे। और इसलिए ये घटना दोबारा न हो और कोई दूसरा देश, पूरा विश्व इस तरह के काम न करे, इसलिए सावधानी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिरोशिमा और नागासाकी डे मनाए जाते हैं। हालांकि अब लगातार मैं बीच में फिर आपको लिए चलता हूं ताइवान और चीन की घटना के साथ जोड़ते हुए, कि चीन लगातार धमकी दे रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम परमाणु संपन्न देश हैं, और अमेरिका अगर हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन ऐसी धमकियां पड़ोसी देशों को भी देता रहा, और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी रूस ने कई बार इस तरह की धमकियां दी हैं। 11 अगस्त को दोस्तों रक्षाबंधन का दिन है। आप सारी बहनें बेसब्री से अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन मनाने की तैयारी में जुटी हैं। वो बहुत बड़े बड़े व्यंजन पकवान तैयार होते हैं घरों में, खूब राखियाँ बनती हैं, एक हर्ष उल्लास का त्यौहार होता है। पूरे देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप अलग से किसी मंच पर हम बैठकर जो दोबारा बात करेंगे किसी मुद्दे पर, तब उन सब पर चर्चा करेंगे। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपको याद होगा किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जी हाँ, विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। विवेकानंद हमारे युवाओं के हीरो हैं, और उन्होंने देश का नाम फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया में गौरवान्वित कर दिया था। इसलिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी है। पर्यावरण में और जीव जंतुओं के प्रति प्यार, स्नेह और सम्मान बनाए रखने के लिए हम अपने इन विभिन्न दिनों को शामिल करते हैं। तो हाथियों की प्रजाति को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए देश के विभिन्न इलाकों में हाथियों के लिए विभिन्न वनों को संरक्षित किया गया है। उत्तराखंड के कुछ वनों को वहाँ इसीलिए संरक्षित किया हुआ है। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त कहने की आवश्यकता ही नहीं है। 15 अगस्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को हमने अपने देश की आज़ादी का फल प्राप्त किया था, और हम इसी 15 अगस्त को 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए अमृत महोत्सव का दिन है, और ये महत्वपूर्ण दिन है जब आप सब लोग, आपको याद भी होगा, हमने एक वीडियो में पिछले चर्चा भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी डीपी जो बनाएं उस पर तिरंगा झंडा लगाएं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर, हर घर पे झंडा फहराएं, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपने राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों को सम्मान के साथ सहेजें और उनको बनाकर रखें। तो इस तरह से 15 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण केवल बच्चों के लिए नहीं है, स्कूल कॉलेजों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, और आप सब इसको शान के साथ, आनंद के साथ पूरा करें। इसी तरह से फिर हम आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी डे है। अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हर एक आदमी के हाथ में, हर आदमी फोटोग्राफर है आज। कैसे
आपको तो मालूम है मोबाइल सबके हाथ में, तो फोटोग्राफर और उन्नत से उन्नत, एक से एक हाई लेवल के कैमरे अब मोबाइल में सेट होने लगे हैं, तो बेहतरीन फ़ोटो। लेकिन अभी जो संकट है फोटोग्राफी पे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अपनी फ़ोटो खींचिए, अच्छा लगता है, आदमी सबसे पहले फ़ोटो अपनी खींचता है। वैसे हमारी जो मानसिकता है ना, भारतीयों की मानसिकता, वो फोटोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एल्बम लेके बैठ जाइए, उसमें भी सबसे पहले वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटता हुआ क्या देखना चाहता है, सबसे पहले देखता मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन सी फ़ोटो में हूँ। अगर अपने लिए खुद की फ़ोटो नहीं है तो फिर उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, वो जल्दी से पन्ने पलट के छोड़ देता है। ये जो विश्व फोटोग्राफी डे है, ये इसलिए है कि आप बहुत खूबसूरत दृश्यों को कैप्चर करें, प्रकृति में, पर्यावरण में, आसमान में, धरती में, नीचे पानी में, पेड़ पौधों में, हमारे घर में, आसपास बहुत खूबसूरत दृश्य, अलग अलग ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हमारे सामने होते हैं, और कई बार उन पर हमारा कैमरा क्लिक हो जाता है। और आपने देखा होगा ऐसे अनेक फ़ोटोएँ विश्व स्तर पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो आप अगर हॉबी के साथ साथ अगर इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं तो 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी डे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप। 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस। आपको याद होगा एक फिल्म का डायलॉग था उसमें कि मच्छर जो है आदमी को परेशान करके क्या कर देता है। मैं उस शब्द को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये मच्छर पूरी दुनिया में ये संकट है, और जितनी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहे हैं, मलेरिया फैलता है, वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं जितने, और अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है तो बार बार कहा जाता है कि मच्छरों से बचिए आप। तो ये विश्व मच्छर दिवस है, इस पर स्प्रे वगैरह बहुत किया जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करें अपने घरों में, इससे विषाणु की वातावरण बनता है। सावधानी रखिए, थोड़ा सा सावधान रखिए। हाँ, लेकिन कुछ सामान्य तौर तरीके हैं जिनके साथ आप मच्छरों से बच सकते हैं, जैसे फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, चेहरा ढक कर रखिए, सोते समय चादर का उपयोग कीजिए। ये सामान्य बातें, बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और दास व्यापार और उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है 20 अगस्त का, और 20 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को महिला समानता दिवस भी है। महिला समानता दिवस में इक्विटी अबाउट द लेडीज के बारे में है, तो महिलाओं के लिए समानता की बात है। हम सब जानते हैं महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 26 अगस्त को ही 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करते हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसको भी आप नेशनल गेम्स डे कहलाता है हमारा। 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तेलुगु भाषा के लोग कहते हैं कि इस दिन हमारी भाषा की स्मृति के लिए महत्वपूर्ण। देश की विविधता, एकता की खूबसूरती यही है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं अलग अलग तरह की, और उन अलग अलग तरह की भाषाओं को सीखना, एक दूसरे के प्रति सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना, ये महत्वपूर्ण है। तेलुगु भाषा के साथ भी इसकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसको याद दिवस 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री डे। कुटीर उद्योग की बात हम कर चुके थे, फिर छोटे उद्योग, ये 3 तरह के उद्योग होते हैं, आपको मालूम है। स्मॉल इंडस्ट्री जो होती हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, फिर स्मॉल इंडस्ट्री और फिर इंडस्ट्री। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ 20-30 लोगों को काम मिल जाता है, 5-10 लोगों को काम मिल जाता है, ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज, तो उसको वो बनी रहे और उस पर लोग काम करते रहें, ये ज़रूरी है। इस बार एक और महत्वपूर्ण, हमारे आराध्य देव नटखट कृष्ण कन्हैया जी का जो जन्मदिन है वो 30 अगस्त को है। और कृष्ण जन्माष्टमी आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़े पॉपुलर हीरो के रूप में अगर किसी को पूजा जाता है, वंदना किसी की जाती है, तो वो भगवान कृष्ण हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण की जो अष्टमी के दिन मध्य रात्रि के समय उनका जन्म हुआ है, और वो कहानियाँ आप सब ने बचपन से सुनी हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। मलेशिया दिवस को भी राष्ट्रीय 31 अगस्त को मलेशिया दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हमारे सामने हमने देखा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं थी जो बहुत कष्टदायक हुई हैं, उन कष्टदायक घटनाओं को भी आप देखें। ये जो एक चित्र है कि हिरोशिमा में 6 अगस्त को जब बम गिराया गया था, तो जापान का जो हिरोशिमा शहर था, वो लिटिल बॉय
नामक यूरेनियम बम गिराया गया था और इस बम के प्रभाव से 13 किलोमीटर में तबाही मच गई थी और हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक झटके में मारे गए थे। ये बहुत त्रासद था, ये बहुत भयावह था। और द्वितीय विश्व युद्ध में चूँकि अमेरिका दूसरी तरफ था और जापान दूसरी तरफ था, तो जापान को और जापान आगे बढ़ रहा था, जापान लगातार समर्थन कर रहा था अपने सहयोगियों का और शक्ति बढ़ रही थी, तो जापान को हराने के लिए वहाँ पर इतना बड़ा विनाशक कदम उठाया गया। लेकिन याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से यूरेनियम बम था ये और इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। 13 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और वहाँ बरसों तक एक घास का तिनका भी पैदा नहीं हुआ है, बरसों से। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। यहाँ पर 1,40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इनमें अधिकांश नागरिक, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ थी। इसके बाद बाद में भी बहुत सारे लोग इस प्रभाव के कारण मरते रहे और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक तौर पर शांति को बढ़ावा देना है। ये एक ख़ास बात है कि अभी, लेकिन पता नहीं, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि युद्ध में शामिल होने वाले देश कम से कम इस सीमा तक, राजनेता या राष्ट्राध्यक्ष इस सीमा तक या सेना इस सीमा तक नहीं जाए कि फिर से परमाणु बम का इस्तेमाल कोई कर बैठे और फिर मानवता के लिए कोई बड़ा हादसा हो जाए। ये 1945 की बात थी जब ये लिटिल बॉय नाम का, यानी एक छोटा परमाणु बम था। अब उसके बाद लोगों के जो विभिन्न राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के पास जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और पता नहीं कहाँ कहाँ तक मारक शक्तियाँ उनके पास आ गई हैं। तो ऐसी स्थितियाँ फिर पैदा नहीं हो, इसलिए इस तरह के दिवस को मनाना न केवल ज़रूरी है बल्कि इसको बार बार दोहराना भी आवश्यक है। अगर आप इसके साथ अगले बात करेंगे तो 7 अगस्त को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त को एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गांधी जी ने ये कहा था कि हम अपने देश के लोगों को अगर आर्थिक दृष्टि से संबल नहीं बनाएंगे तो हम देश को आज़ाद करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1905 को स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में जो एक सभा आयोजित हुई थी उसमें स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई थी और इसीलिए इसकी याद में भारत सरकार हर 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाती है और बड़े पैमाने पर हथकरघा उद्योग के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जागरूकता पैदा करने के लिए ये काम किया जाता है। दरअसल में जब तक हम श्रम का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, ये हथकरघा दिवस एक प्रतीक मात्र मान लीजिए आप, जब तक आप लेबर का, श्रम का सम्मान नहीं करना सीखेंगे तब तक हम देश के मुकम्मल तौर पर, प्रभावशाली तौर पर, इफ़ेक्टिव तरीके से देश के लोगों को रोज़गार नहीं दे सकेंगे। देश के लोगों को रोज़गार, यानी आप अगर वाइट कॉलर्ड हैं और आप ये समझते हैं कि काम मेरा नहीं है, छोटा काम है, ख़राब काम है, तो फिर दूसरे लोगों को इसका संदेश गलत जाता है। इसलिए जो बड़े लोग हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप श्रम का सम्मान करें और दूसरों को श्रम करने के प्रति प्रेरित करें और इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। घर में जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, माता पिता, दादा, भाई बहन, सब छोटा छोटा काम करें घर पे, तो बच्चे बचपन से ही इस तरह के संस्कार और इस तरह की आदतों का विकास होता है। इसी जैसे मैंने कहा था आपको, हिरोशिमा और उसके बाद ये नागासाकी का दिन आ गया। नागासाकी में आप देखिए वही घटना फिर हुई थी। 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह के किनारे पर एक शहर है नागासाकी, वहाँ 11:01 पर 6.4 किलोग्राम का एक प्लूटोनियम 239 वाला फैट मैन नामक बम गिराया गया। पहले लिटिल बॉय नामक था, इसका नाम फैट मैन था और यहाँ पर जो बम गिराया गया उसमें बड़ी संख्या में यहाँ भी लोग मारे गए थे। तो ये जो दुर्घटनाएं हुई, या बल्कि जानबूझकर ही कि ये दुर्घटना तो क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनको फिर से न दोहराया जाए, इसलिए पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़ोर शोर से याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियाँ होती हैं और पूरे देश में इसको नई तरीके से याद किया जाता है।
हम ये भी देखें कि इंटरनेशनल यूथ डे की जैसे हमने बात की थी, तो देश का जो युवा है मूल रूप से सारी शक्ति उसके पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाने की बात 12 अगस्त को शुरू हुई और देश भर में युवाओं को ये कहा गया है कि वे अपनी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारियां कबूल करें, समय नष्ट न करें। और सन 2000 से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद आप देख ही रहे हैं 15 अगस्त 1947 आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है हमारे लिए। और इंडिपेंडेंस डे को हमने कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने पूरे देश में इसको प्रभावशाली ढंग से इसको स्वीकार किया है। और पूरा देश जितनी बड़ी संख्या जिस तरह से हम धार्मिक आयोजनों को करते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा आयोजन है। और यहाँ जाति, भाषा, धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता और हम ज़बरदस्त ढंग से इस 15 अगस्त का आयोजन करते हैं। इस 15 अगस्त को भी आप माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी गतिविधियाँ रोज़ अखबारों में आप देख रहे हैं, अलग अलग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, NGO, इंडस्ट्रीज एरिया, सब जगह वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां का आयोजन करने में लगे हुए हैं। और झंडे बन रहे हैं, झंडों की मांग बढ़ रही है और झंडा देश भर में लहराने और फहराने की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे सामने जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और अथाह जनसागर 15 अगस्त 1947। और उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ये अखबार है, नेक्स्ट डे का ये फ़ोटो के साथ, तो ये ऐतिहासिक फ़ोटो हमारे लिए, महत्वपूर्ण फ़ोटो हमारे लिए। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फ़ोटोग्राफी डे है और ये उन लोगों के लिए है जो फ़ोटोग्राफ लेना पसंद करते हैं और इतिहास व्यापी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं। तो हम 20 अगस्त को अगर बात करें तो ये सद्भावना दिवस है, समरसता दिवस है। राजीव गांधी की स्मृति, मैंने जैसे आपको कहा था, उनको याद करते हैं हम इस दिन। और राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। और भारत सरकार का जो मिशन है वो ये है कि दूसरों के प्रति हमेशा सद्भावना रखिए, क्योंकि दुर्भावना रखने पर या मन में बुरे विचार रखने पर हमारे विचारों की जो क्रियाएं होती हैं वो नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं और समाज को भी नुकसान होता है और हमें खुद को भी उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह सद्भावना दिवस ये 20 अगस्त को आने वाला है, इसको आप सेलिब्रेट करें। और इसी तरह से फिर महिला समानता दिवस की बात कर रहे हैं, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। और अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, जिसके चलते 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि 26 अगस्त को ही महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये आपके सामने इसके उत्तर के रूप में बातें सामने निकल कर आई हैं। यानी पहला तो न्यूजीलैंड, जिसने 1893 में महिलाओं के लिए समानता की शुरुआत की थी, समानता दिवस का प्रारंभ किया था 1893 में। और दूसरी कारण हुआ अमेरिका ने 26 अगस्त 1920 को 19वां संविधान संशोधन करके महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। इसका मतलब समझिए आप, अमेरिका जैसा देश भी लोकतांत्रिक क्रियाओं में बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, बहुत समय लगा इनको भी, महिलाओं को। भारत इस मामले में बहुत परफेक्टली आगे रहा। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी के पहले ही दिन से, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो वहीं से हमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया और महिलाओं को मतदान में बराबरी का अवसर देने का हमने काम किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे, ये बात सच है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को अब भी समानता देने की आवश्यकता है। भारत में भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपको पता ही है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की स्मृति में इसको शुरू किया गया और इस तरह से उनके प्रति सम्मान भी है। ये हॉकी खिलाड़ी के प्रति सम्मान है, लेकिन मूलतः युवा पीढ़ी को, जो मैं फिर कहता हूँ, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है, आजकल के जो हमारे युवा पीढ़ी के साथी हैं वो खेल के मैदान पर कम दिखाई देते हैं और वो मोबाइल
कि स्क्रीन पर ज़्यादा खेलते रहते हैं। तो ये नहीं करें आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। स्कूल कॉलेज में अगर आप हैं तो कोई एक खेल चुनिए अपने लिए और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाइए। स्कूल कॉलेज के अगर हमारे साथी को देख रहे हों, संस्था प्रधान जुड़े हुए हों, अगर हमारे या संस्थाओं के मैनेजमेंट से लोग जुड़े हुए हों, मेरा आग्रह है आपसे, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को ज़रूर कोई न कोई 2 खेल 3 खेलों के लिए वहाँ खिलाड़ी तैयार कीजिए परफेक्टली। और अब तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अधिक अवसर मिलने लगे हैं। खिलाड़ियों को नौकरियां मिल रही हैं, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो खेल अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उसका अभिन्न अंग बने, इसलिए 29 अगस्त को हम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। इसी तरह से लघु उद्योग दिवस के बारे में हमने चर्चा की है। स्मॉल इंडस्ट्री डे के बारे में 30 अगस्त को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और लघु उद्योगों की भूमिका को आगे बढ़ाना। आप देख ही रहे हैं, ये जो कारीगर, छोटे छोटे कारीगर जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो कारीगर इस तरह से यहाँ पर अपने घरों पर भी रहकर, आसपास की छोटी इंडस्ट्री में रहकर काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरा अगस्त का महीना है, ये अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस पूरे अगस्त पर हमने विस्तार से आपसे बात की है। और इसका उद्देश्य ये है कि हर दिन एक महत्वपूर्ण है और इनसे आप सीखिए और आप अपनी भागीदारी निभाइए। तो दोस्तों, युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा, इस यूथ पाठशाला में आप जो जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लगातार प्रतिदिन 8 बजे रोज़ाना यूथ पाठशाला में आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर उपस्थित होते हैं। आज हमने जो बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत में हमने देखा था कि ताइवान, चीन और अमेरिका का अभी 2-3 दिन से जो घटनाएं चल रही हैं, 2 दिन से, उसमें एक पूरे विश्व की राजनीति गरमाई हुई है। तो कल शाम को 8 बजे आप देखिएगा, चीन, ताइवान और अमेरिका के द्वंद्व, विश्व की राजनीति में आया हुआ उबाल और चीन की गर्माहट और जिस तरह का चीन युद्ध का वातावरण बना रहा है, उसके खतरे और भारत के लिए उसकी क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन सब मुद्दों पर हम फिर एक नए मुद्दे के साथ इस मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।